Hello, in this video we will talk about recent Supreme Court judgment on SC/ST reservation which lead to Bharat Bandh on 21st August 2024, which is today. Hi, I am Sonal Garg from Naman Sharma IS Academy, and let's get started on this topic which is very important for your prelims as well as mains. If we talk about the context of this news, then Supreme Court established a 7-judge constitutional bench headed by CJI जस्टिस चंद्रचूड़, जिसमें 6/1 की मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट को ओवरऑल करते हुए सब क्लासिफिकेशन विद इन SC एंड ST कैटेगरी रिजर्वेशन को अब परमिसिबल कर दिया है। और उन्होंने ये बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो इसका ग्राउंड होगा दैट विल बी क्वांटिफाइबल एंड डेमोन्स्ट्रेटेबल डेटा, मतलब एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए, नहीं पॉलिटिकल मोटिवेशन या फिर पॉलिटिकली डिराइव्ड नहीं होना चाहिए। अब अगर हम आगे बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस की, तो यहाँ पर दो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज आर्टिकल 341। आर्टिकल 341 empowers president of India to declare any caste, class, or any tribe as scheduled caste in a state और यूनियन टेरिटरी। और अगर हम लिस्ट की बात करें तो अगर उसमें कोई एडिशंस या फिर सब्ट्रैक्शंस करनी है तो उसकी पावर जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में है। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 342। आर्टिकल 342 ऐसे ही सिमिलरली प्रेसिडेंट को ही एम्पावर करता है किसी भी ट्राइब, ट्राइबल कम्युनिटी या उसके अंदर आने वाले ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने का। तो ये दो आर्टिकल्स यहाँ पे बहुत रेलेवेंट हैं। अब जो ये जजमेंट आई है, इस जजमेंट में दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील किया गया है। सबसे पहला है वेदर सब क्लासिफिकेशन विद इन रिजर्व कास्ट be allowed or not, and is scheduled caste notified as homogeneous group। तो पहले मैं समझाती हूँ सब क्लासिफिकेशन क्या होता है एंड होमोजीनियस ग्रुप क्या होता है। सब क्लासिफिकेशन होता है कोई भी एक शेड्यूल कास्ट है उसके अंदर कितने सब कैटेगरीज फॉर्म हो सकती हैं, इसे बोलते हैं सब क्लासिफिकेशन। होमोजीनियस ग्रुप होता है कि एक ही ग्रुप, एक कम्युनिटी, एक कास्ट जिसके अंदर कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं की जा सकती। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनके साथ इस जजमेंट ने डील किया है। अब हम इस इशू के बैकग्राउंड की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या जजमेंट दी थी और अब उसे ओवररूल करते हुए क्या बात हुई है, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे। इन 1975 पंजाब गवर्नमेंट ने पहली प्रेफरेंस दी थी दो कम्युनिटीज को, दैट इज बाल्मीकि कम्युनिटी एंड मजहबी कम्युनिटी इन SC रिजर्वेशन, और इन्हें दी थी 50% रिजर्वेशन, ये कहते हुए कि दिस इज मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज इन द स्टेट, मतलब दे आर बैकवर्ड ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटीज। और ऐसा ही सेम केस हुआ था आंध्र प्रदेश में, जहां पर दो कम्युनिटीज माला एंड मदिगास, माला है 49% of SC population and मदिगास है 41% of the SC population। यहाँ पर मदिगास की एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिमांड की थी कि जो रिजर्वेशन दी जाती है उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन मदिगास को भी दी जाए। और उस टाइम पे आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने इसे फुलफिल करने के लिए 4 कैटेगरीज बनाई थी और उसके लिए एक ऑर्डिनेंस भी पास किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को स्ट्रक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन द SC लिस्ट। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्टिकल 341 में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि आपको SC लिस्ट में कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मेंशन किया जो सब क्लासिफिकेशन होगी SCs और STs की, ये वॉयलेट करती है आर्टिकल 14, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। अब हम इस जजमेंट की बात करें तो CJI चंद्रचूड़ रिजेक्टेड दिस प्रीमाइस स्टेटिंग दैट कि द इंक्लूजन इन द प्रेसिडेंशियल लिस्ट, जो कि जो लिस्ट बनती है आर्टिकल 341 के अंदर, डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ यूनियन इंटरनली यूनिफॉर्म एंड इंटरनली
होमोजीनियस क्लास विच कैन नॉट बी फर्दर क्लासिफाइड। इसका मतलब ये है कि उन्होंने बोला कि ये बात मान लेना कि जो लिस्ट बनी है वो एक होमोजीनियस ग्रुप है और उसको फर्दर हम और कैटेगराइज नहीं कर सकते, ये गलत है। यानी कि जो लिस्ट बन रही है वो एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है और उसमें आगे फर्दर सब कैटेगरीज बन सकती हैं बेस्ड ऑन देयर सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन और उनकी बैकवर्डनेस पे। सीजीआई यहाँ पर एक और बात बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट अंडर आर्टिकल 341 बनती है वो एक लीगल फिक्शन है। मतलब जो एससी टर्म थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी और जो ये एससी है ये उनकी कोई एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ये जो टर्म है ये सिर्फ इसीलिए है ताकि लॉज एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प हो और इनके लिए टारगेटेड पॉलिसीज बनाई जाए इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो। जो हम यहाँ पर वर्बेटम डायलॉग में पढ़ सकते हैं, दैट इज समथिंग दैट डज नॉट exist in actuality but is treated as real and existing for the purpose of law implement करने के लिए। A scheduled caste is not something that existed before constitution and came into force and is recognized so that benefits can be provided to the communities. And he said that this legal fiction cannot be stretched to claim that there are no internal differences among SCs. ठीक है, अब हम आगे बात करें तो जस्टिस बी आर गवाई ने ये कोट किया है कि ईवी जो चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो मैंने केस समझाया था उस केस में सिर्फ एक प्रॉब्लम हो गई कि आर्टिकल 341 को ही बेसिस मान लिया गया रिजर्वेशन का, जो कि नहीं है। ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल 341 का काम है सिर्फ उन कास्ट को आइडेंटिफाई करना और लिस्ट बनाना जिनको रिजर्वेशन देनी है। अब और उन्होंने ये बात भी बोली कि क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस करना जो है वो हेल्प करेगा इंश्योरिंग एक्चुअल इक्वालिटी। क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर का मतलब है इनकम सीलिंग सेट करना, इनकम सीलिंग सेट करना जिससे कि ये पूरा प्रावधान जो है इसको इक्वल इक्वालिटी की तरफ लेके जाया जाएगा। अब अगर आगे बात करें इस जजमेंट में और क्या क्या बात हुई थी, मेजॉरिटी लोगों का ये ओपिनियन था कि दैट द स्टेट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर आर्टिकल 15 and 16 is free to identify different degrees of social backwardness, provide special provisions such as reservation to achieve specific degree of harm identified। अब ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि स्टेट जो है आर्टिकल 15 और 16 के अंडर अपने अकॉर्डिंग उनकी कितनी बैकवर्डनेस है, क्या उनकी सोशो इकोनॉमिक पोजीशन है और किसने कितना बैकलैश फेस किया, उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से एक कास्ट और एक कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज फॉर्म कर सकती है बाय द डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस दे हैव फेस्ड और इसकी पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में चली गई है। Equality of opportunity under Article 16 must account for varying social positions of different communities। ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल 16 के अंदर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट एससी के अंदर जो भी सब कैटेगरीज बनेंगी उनको डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर भेजा जाए। क्यों? व्हेन द सेम अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू एससी कम्युनिटीज दैट आर ऑन डिफरेंट फुटिंग्स, इसका मतलब क्या होगा? सिर्फ इनइक्वालिटी ही एग्रीवेट होगी। अगर हम सिमिलर पोजीशंस के लिए उन्हीं की सब कैटेगरीज को पोस्ट करते जाएंगे इससे एग्रीवेट ही होगी इनइक्वालिटी। इसका मतलब आर्टिकल 16 में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और डिफरेंट पोस्ट्स की बात की गई है। साथ ही सीजीआई ने इस ये चीज भी बोली है कि जो रिप्रेजेंटेशन है इट शुड नॉट ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल representation, it should be effective representation। कि ये नहीं है कि सिर्फ आपने डेटा नंबर्स में दिखा दिया, वो एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब अगर हम इस जजमेंट के प्रोज और कॉन्स की बात करें तो सबसे पहला प्रो होगा कि एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज विद इन एससी। एससी कैटेगरी में बहुत सारी एससी सब क्लासिफिकेशन कैटेगरीज हो सकती हैं जिन्होंने ज्यादा बैकलैश, ज्यादा अनटचेबिलिटी, ज्यादा क्राइम ये सब फेस किया हो, तो उनके लिए
इनइक्वालिटीज एड्रेस करना इस जजमेंट के थ्रू इजी हो जाएगा। सेकेंड विल बी कंप्लाइंग विद द लीगल प्रेसिडेंट्स एंड हिस्टोरिकल एविडेंस। हिस्टोरिकल एविडेंस, कुछ कम्युनिटीज हमने देखा है पास्ट में कि कुछ कम्युनिटीज ने ज्यादा बैकवर्डनेस झेली है, ज्यादा अनटचेबिलिटी, ज्यादा रही हैं, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए दिस जजमेंट इज सपोर्टिव। सेकेंड, थर्ड विल बी टारगेटेड पॉलिसीज। जैसे ही हम इनइक्वालिटीज उन छोटी कैटेगरीज के एड्रेस कर लेंगे, उनके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करना भी हमारे लिए इजी हो जाएगा, ताकि हम ये जान पाए कि एक कम्युनिटी की ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फीमेल के लिए अगर क्राइम रेट ज्यादा है या फिर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उनकी कास्ट और कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ही उनके लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाएंगी। और अगर दूसरी कम्युनिटी में एजुकेशन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाएगी। नेक्स्ट इज कल्चरल हेरिटेज ऑफ द सब ग्रुप्स। एक ऐसी कम्युनिटी में बहुत सारी कैटेगरीज की अलग अलग कल्चरल स्पेसिफिकेशंस है, तो उसे भी इंटैक्ट रखा जाएगा। अब हम बात करें कि इस सब कैटेगराइजेशन के नुकसान क्या हो सकते हैं। द फर्स्ट विल बी क्लास विद इन कास्ट। पहले से ही इंडिया में बहुत सारी इंटरकास्ट प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं, बहुत ज्यादा फाइट, वायलेंस हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा ना हो कि कास्ट की सब कैटेगराइजेशन करते हुए जहां पर हम देख रहे हैं कि टारगेटेड पॉलिसीज बनाना इजी होगा, ऐसा ना हो कि हम सोशल डिविजन्स को बढ़ावा दे दें। तो क्लास विद इन कास्ट फॉर्म होने का भी डर है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज वोट बैंक पॉलिटिक्स। सब कैटेगराइजेशन, क्रीमी लेयर और रिजर्वेशन के बेनिफिट्स देखते हुए ऐसा ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट जस्ट बिफोर इलेक्शंस उन कम्युनिटीज को फायदा देने लग जाए जो कि उनके वोट बैंक्स भरेंगी, तो ये इस चीज का नुकसान हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस जजमेंट की वजह से जो भारत बंद का ऐलान हुआ है, एक्चुअली में क्या बंद इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो पहले जानते हैं कि बंद होता क्या है। बंद होता है एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट जो कि यूजुअली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साउथ एशियन कंट्रीज में, स्पेसिफिकली इंडिया में करते हैं। इट कैरी सिमिलैरिटी विद स्ट्राइक्स। ये कुछ कुछ स्ट्राइक जैसा ही है। बंद में एक कम्युनिटी जो है वो एक जनरल स्ट्राइक को इंजाम देती है एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। अब बात करें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स इंडियन सिटीजन्स द राइट टू एसोसिएशन विद यूनियन। मतलब कि एक तो मेरे पास अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का, और साथ ही साथ मेरे पास अधिकार है यूनियंस में अपने आप को एसोसिएट करने का, फॉर्म करने का। बट आर्टिकल 19 डज नॉट गिव एक्सप्लिसिट, मतलब आर्टिकल 19 में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है कि किसी भी इंडिया के सिटीजन को हड़ताल, बंद या चक्का जाम ऑर्गेनाइज करने का। दीज फॉर्म्स कैन बी नॉन वायलेंट या पीसफुल। जरूरी नहीं है कि वायलेंट ही होगा, लेकिन हड़ताल, बंद और चक्का जाम अगर पीसफुल भी है तो भी वो फंडामेंटल राइट्स में गारंटेड नहीं है। थैंक यू सो मच। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर सच कंटेंट।